हेलो, हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था और वहाँ हमने विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूलाज को और उसके दो स्पेशल केसेस को देखा था। स्पेशल केस एक तो ये था कि जब ओपन कोई सरफेस है तो वहां पर विद्युत फ्लक्स कितना होता है, और अगर क्लोज्ड सरफेस है तो वहां पर विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो हमने देखा था कि अगर कोई ओपन सरफेस है, फॉर ओपन सरफेस, अगर कोई ओपन सरफेस है तो उसके लिए फाई ई का जो वैल्यू होता था ई और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर था उसका डॉट प्रोडक्ट होता था। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस एरिया वेक्टर का निकला है। तो यहाँ पर अगर तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ds वेक्टर। अगर हम लोग इस पूरे सरफेस के लिए निकालें तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फाई ई निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, जो एलिमेंट्री फाई फ्लक्स मिला है। तो यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds वेक्टर, ई वेक्टर ds वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर हम एक पॉइंट और देखे थे कि ये जो ds वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, ये हमेशा एलिमेंट्री एरिया या यूं कहें कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ये बात भी हमने पढ़ा हुआ था। एक चीज हमने ये भी देखा था कि कोई क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस के लिए, कोई बंद सतह है तो उसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू था फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। मतलब कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो वहां पर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर कोई ओपन सरफेस है तो वहां पर हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। ये चीज था। ये ds वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ds वेक्टर जो है ये एरिया के परपेंडिकुलर होगा, या यूं कहें कि एलिमेंट्री एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ये ds वेक्टर यहाँ पर एरिया वेक्टर को दिखा रहा है, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, और फाई ई जो है आपका टोटल फ्लक्स बता रहा है। एक चीज हमने और देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट हो गया आपका बताया गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर वोल्ट मीटर। एक चीज, इसका डायमेंशन अगर हमें निकालना हो तो डायमेंशन हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ फाई ई, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपका एग्जाम में आ सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, उसमें फ्लक्स का डायमेंशन, फ्लक्स की दिमा जो है निकालने के लिए आपको आ सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ml t के पावर -2, फोर्स का, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा l स्क्वायर, और कूलम्ब का हो जाएगा at का पावर -1। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फाई ई डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m l q और t का पावर -q 3 a का पावर 1। ये इसका बीमा हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, कोई भी अगर बंद सतह है, कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है यह उस सरफेस के अंदर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरह से, या उस चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इस बात पर यह डिपेंड नहीं करेगा। एक बार फिर से करते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इन दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से कि कोई भी अगर बंद सतह है उसके लिए विद्युत फ्लक्स आवेशों के वितरण और आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहां पर ये जीरो हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि हमें अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उस कंस्ट्रक्शन पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर हम लोग इसके स्पेशल कंडीशन को जानते हैं तो हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कोई भी डाइपोल रखा हो, वो डाइपोल एक हो या एक से ज्यादा हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उस क्लोज्ड सरफेस के लिए जीरो हो जाता है। एक बार फिर से, अगर कोई बंद सतह है, उस बंद सतह के अंदर में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, वो विद्युत द्विध्रुव एक हो या एक से ज्यादा हो, तो उस बंद सतह से, उस क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे? तो यहां पर सपोज कीजिए कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है। अब इस क्लोज्ड सरफेस में आपका कोई एक डाइपोल रखा गया है। अब ये डाइपोल है, ये डाइपोल जितने इलेक्ट्रिक लाइन, ये डाइपोल के बीच दो चार्जेस हैं, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और प्रॉपर्टी जो इनका नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज जनरेट करेगा इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों ही, इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगा ही होना है। नेक्स्ट, अगला कहा गया कि यदि किसी क्लोज्ड सरफेस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो, मतलब जितने ही उसमें धन आवेश हैं और उतने ही उसमें ऋण आवेश हैं, तो भी उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे ये भी एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पर भले डाइपोल है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका वो हो जाएगा जीरो। अगर इस क्लोज्ड सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं है आपका, सपोज कीजिए क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा गया है, तो इस कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब एक चीज और है कि आपकी जो इनकमिंग फ्लक्स जो होता है इसको निगेटिव साइन के साथ लिया जाता है और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव साइन के साथ और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव साइन के साथ। इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है? सपोज कीजिए कि यहाँ पर जैसे एक आपको कोई सिलिंड्रिकल शेप दिया गया है, कोई एक बेलन के आकार का आपको शेप दिया गया है, सपोज कीजिए यहाँ पर। ये एक सिलिंड्रिकल शेप है। अब इस सिलिंड्रिकल शेप में आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसका सेंटर है, मतलब इधर भी सर्कुलर एरिया है, इधर भी सर्कुलर एरिया है, और ये जो है आपका एक सिलिंड्रिकल शेप हो गया। अब इस सिलिंड्रिकल शेप में सपोज कीजिए कि इस जो सरफेस है इसका हमने नाम दे दिया S1 और इस सरफेस का नाम दे दिया हमने S2, जो एरिया है उसका। अब यहाँ से
सपोज कीजिए कि आपकी जो एरिया वेक्टर है इधर इसके परपेंडिकुलर होगी ds वेक्टर, और इधर की जो एरिया वेक्टर है ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब सपोज कीजिए कि यहाँ से इनकमिंग फ्लक्स है, आपका कोई फ्लक्स इधर को ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस वो आ रही हैं इधर से, और यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है इस स्प्रिट से भी जा रही है। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पर अगर हम करें कि फाई ई इस साइड के लिए, तो इसके लिए फाई ई इन साइड जो अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस बेलन का जो सरफेस है इसका एरिया हो जाएगा, ये चूंकि सर्कल के रूप में है तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। सपोज कीजिए कि इसका रेडियस जो है आपको दे दिया गया है आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा, चार्जेस की मैग्नीट्यूड होंगी तब, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन होगा तब। ये जो इधर आपका है डायरेक्शन इसका उल्टा है, ये निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स जो है वो हम लेते हैं निगेटिव साइन के साथ, और आउटगोइंग फ्लक्स लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। और यहाँ पर आपका जो है फाई आउट मतलब आउटगोइंग फ्लक्स जो है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ई। अब हम कहें कि टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई प्लस पाई आर स्क्वायर ई, दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0, मतलब टोटल फ्लक्स जो है इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 0। ओके, अब इसके बाद कहा जाए कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है और उस क्लोज्ड बॉडी को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ड्रॉप कर दिया, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। सपोज कीजिए कोई भी एक क्लोज्ड बॉडी है और उस क्लोज्ड बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, विद्युत क्षेत्र है उसमें उसको हमने रख दिया। सपोज कीजिए दोनों नॉन यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र हो या यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा भाई फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया इस तरह से। अगर इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस डाला जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर एक स्फीयर को रख दिया, ये स्फीयर जो है चार्जलेस है, तब इस स्फीयर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। इसके लिए जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 0 होगा। अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर किसी एक क्लोज्ड बॉडी को रख दिया जिसके पास चार्ज नहीं है, तो यहाँ भी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस बॉडी के लिए वो 0 होगा। लेकिन यदि किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में चार्ज उपस्थित हो, कोई एक क्लोज्ड बॉडी है, बंद सतह है, और उस बंद सतह के अंदर में हमने चार्ज रख दिया, सपोज कीजिए ये एक आपका जो है क्लोज्ड सरफेस हो गया। और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने कोई भी एक चार्ज रख दिया, तो इसके पास जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा हमारा Q/ε0। ये गॉस थ्योरम से हमें मिलता है, गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे हम लोग। अगर फिर हम कहें कि भाई यहाँ पर कोई एक स्फीयर रखा गया है, इस स्फीयर के इनसाइड में कोई एक चार्ज रखा गया Q, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा Q/ε0। इसको हम प्रूफ करेंगे अभी थोड़ा देर के बाद। फिर अगर सपोज कीजिए कि हमने कोई एक सिलेंडर ले लिया, बेलन ले लिया, इस बेलन में
कोई एक चार्ज हमने रखा है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक चार्ज है Q, इस पर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर भी होगा वो जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका Q/ε0 होगा। ये फ्लक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फ्लक्स किस किस कंडीशन में जीरो होता है। तो हम लोग अगर किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कोई एक क्लोज्ड बॉडी लेकर ड्रॉप कर देते हैं, एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग कोई बंद सतह कोई वस्तु लेकर के उसमें रख देते हैं, तो उस क्लोज्ड बॉडी से होकर के कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। या सपोज कीजिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी के अंदर कोई एक बंद वस्तु के अंदर, बंद पिंड के अंदर अगर हमने द्विध्रुव रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, एक हो या एक से ज्यादा हो, तो वहां भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, वहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस और अपोजिट नेचर के चार्जेस अगर अवेलेबल हैं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों अवेलेबल हैं, तो भी वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, वहां फ्लक्स का वैल्यू जो है आपका जीरो होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे गॉस के प्रमेय की। गॉस का प्रमेय कोई बंद सतह से होकर गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स और उस बंद सतह के अंदर जो चार्ज उपस्थित है, जो आवेश उपस्थित है, उन दोनों के बीच में संबंध को डिफाइन करता है, उन दोनों के बीच में संबंध को बताता है। गॉस के प्रमेय में कहा गया है, इसका स्टेटमेंट जो है वो कहा गया कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद तल के अंदर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। कहा गया कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर में कोई चार्ज अवेलेबल है, कोई आवेश जो है उस बंद सतह के अंदर में स्थित है और उससे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उससे हमको विद्युत फ्लक्स अगर निकालना है, तो वो विद्युत फ्लक्स टोटल चार्ज के कुल जितने आवेश होंगे उनके 1/ε0 गुना के बराबर होगा। तो कहा गया कि आप अगर टोटल फ्लक्स को हम दिखाएंगे फाई से, फाई इज इक्वल टू, हमने क्लोज सरफेस के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था कि सरफेस इंटीग्रेशन इज ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर ds वेक्टर, ये जो इक्वल होता है, ये आवेश अगर Q उपस्थित है टोटल आवेश, तो उसके 1/ε0 गुना के बराबर होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो बंद सतह है, जब हम बंद सतह से फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं गॉस थ्योरम से, तब उसी बंद सतह को हम लोग गॉसियन सरफेस के नाम से भी जानते हैं। यही जो बंद सतह है, बंद तल है या सतह उसको बोल सकते हैं, या क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, इसको हम लोग जानते हैं गॉसियन पृष्ठ के नाम से, गॉसियन पृष्ठ के नाम से, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तो वहां पर गॉसियन सरफेस की चर्चा होगी, वहां पर गॉसियन सरफेस का बात आपका उत्पन्न होगा। तो गॉसियन सरफेस में, गॉसियन पृष्ठ में सबसे पहला चीज है कि गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो उस पृष्ठ के साइज पर, उस पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, उस पृष्ठ के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। वह सिर्फ डिपेंड करेगा तो इस बात पर करेगा कि वो जो आपका क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितने चार्ज अवेलेबल है, उस बंद सतह के अंदर में कितना आवेश उपस्थित है। गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है। गॉसियन पृष्ठ किसी भी तरह का अगर शेप हो, उससे हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट, कहा गया कि गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अंदर में जो उपस्थित आवेश होते हैं उन आवेश की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो जो पृष्ठ पर जो आवेश उपस्थित है
पृष्ठ के अंदर में एक्चुअली जो आवेश उपस्थित है वो किस स्थिति पे उपस्थित है, उनके बीच कैसा पोजीशन है, वो किस किस पोजीशन पर है, इससे फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं होगा गॉसियन पृष्ठ के लिए। और गॉसियन पृष्ठ के बाहर में कितना चार्ज अवेलेबल है, उस पृष्ठ के अपर पोर्शन पे कितना आवेश उपस्थित है, इससे भी इसको मतलब नहीं। इसको जो मतलब है वो सिर्फ इससे है कि इसके अंदर में कितना चार्ज अवेलेबल है, पृष्ठ के अंदर में कितने आवेश उपस्थित हैं, और इसके शेप साइज पर, इसके जो आपके एक्सटर्नल वे में, जो बाहर में जो आपके जो चार्ज अवेलेबल है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तीसरा चीज, अगर गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन सरफेस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, गॉसियन सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो तीव्रता वो एक्सटर्नल आवेश के द्वारा और इंटरनल आवेश के द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पन्न होती है। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस हो गया, अब इस क्लोज सरफेस में अंदर में कितने चार्ज अवेलेबल हैं और बाहर में इसके सरफेस पर कितने चार्ज अवेलेबल हैं, इन दोनों पर डिपेंड करेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन फ्लक्स जो है वो सिर्फ अंदर के चार्ज पर उपलब्ध होगा, सिर्फ अंदर के चार्ज से उसको मतलब। इस तरह से एक चीज और हमारे सामने आता है कि अगर किसी गॉसियन सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किसी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यह तय है, यह निश्चित है कि उस गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। यह कंडीशन साथ साथ एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में ये आ सकता है, आईआईटी वगैरह पूछ भी चुका है। इसको कहा गया कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर किसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स जीरो है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि फ्लक्स जब भी निकलता है किसी भी बंद सतह के लिए, किसी क्लोज सरफेस के लिए, तो फ्लक्स निकलता है इसके इंटरनल चार्ज से, कि इस बंद सतह के अंदर में कितने आवेश उपस्थित हैं। जबकि विद्युत क्षेत्र जो निकलता है वो अंदर के आवेश पे भी निर्भर करता है और इस पृष्ठ के बाहर में जो आवेश है उस पर भी निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके बाहरी पृष्ठ पर भी कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, और इसके अंदर के पृष्ठ पर भी कोई आवेश नहीं है, अंदर के सतह पर भी कोई आवेश नहीं है, इसका अंदर में भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, अंदर में भी आवेश नहीं, बाहर में भी आवेश नहीं, तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि इस बंद सतह का फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, ये फिक्स है। लेकिन इसके बाहर में कोई चार्ज उपस्थित हो सकता है, तो इस बाहर वाले चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इस गॉस थ्योरम में आपको जो स्टेटमेंट दिया गया, यहां पर कहा गया कि जो टोटल फ्लक्स होता है, ये टोटल फ्लक्स जो पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है या बंद तल है, उस बंद तल में उपस्थित, उसके अंदर में उपस्थित जितने भी आवेश हैं उनके 1/ε0 के गुणा होता है, 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में यह आता है कि आप गॉस के प्रमेय को लिखें और उसके व्यंजक को सिद्ध करें, या किसी बंद सतह के लिए गॉस प्रमेय को सिद्ध करें, किसी भी आ सकता है। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, बहुत छोटा सा है। सपोज कीजिए, एक तो हमें इतना पता तो है कि गॉस का प्रमेय सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए काम करता है, सिर्फ बंद तल के लिए काम करता है, ये ओपन सरफेस के लिए नहीं है। अगर हमने एक ऐसे सतह रख दिया, ऐसे प्लेन, और इसके बाहर से हमको निकालना है किसी ओपन सतह के लिए, ओपन सरफेस के लिए, तो उसके लिए गॉस का थ्योरम काम नहीं करेगा। गॉस का थ्योरम सिर्फ और सिर्फ काम करेगा क्लोज्ड सरफेस के लिए, बंद सतह के लिए। तो सपोज कीजिए, ये बंद सतह के शेप और साइज पर डिपेंड तो करता नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से जैसा हमें मन करेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करें, एक गॉसियन पृष्ठ को ड्रॉ करते हैं, कोई एक क्लोज सरफेस को ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका कोई एक क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब ये क्लोज्ड सरफेस पर हमने इस जगह पर ले लिया आपका कोई एक एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश,
सपोज कीजिए कि इस सरफेस का मैं नाम दिया एस, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो हो जाएगा डी एस वेक्टर। अब यहाँ इसके सेंटर पर कोई भी एक चार्ज अवेलेबल है, प्लस क्यू, हमने कहा कि चार्ज अवेलेबल है, सेंटर का नाम दे दिया ओ। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज यहां से आर दूरी पर, हमने कहा कि ये प्लस क्यू जो चार्ज है ये यहां से आर दूरी पर इस पी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। कोई एक बंद सतह हो गया जिसका क्लोज सरफेस हो गया, जिसका एक एरिया वेक्टर हो गया ds, इसके सेंटर ओ पर हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, इस प्लस क्यू से पॉइंट पी के बीच की दूरी आर है, डिस्टेंस जो है उसका आर है। अब सपोज कीजिए कि यहां पर जो पॉइंट पी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हमने माना कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये यहां पर ऐसे जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है, हमने जब पढ़ा था पिछले क्लासेस में, तो वहां पर हमने निकाला था कि किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा कोई बिंदु आवेश के द्वारा, यहाँ पर सेंटर पर सिंगल चार्ज अवेलेबल है, एक ही आवेश उपलब्ध है, तो ये पॉइंट चार्ज हुआ, बिंदु आवेश भी हुआ, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस फॉर्मूला से निकाल लेंगे यहाँ पे। अब ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा अपने सरफेस पर, यहां से एक अभिलंब डाला हमने, अभिलंब हमारा हो गया, सपोज कीजिए हमने एन डाला पी एन, और इन दोनों के बीच का एंगल जो हमें मिल गया वो मिल गया थीटा। अब यहां पर और एक चीज और, इस ओ से इस पूरे एरिया वेक्टर पर, इस सेंटर ओ से इस पूरे एरिया वेक्टर पर भी एक कोण बन रहा है, ये कोण आपका सॉलिड एंगल बन रहा है, या इसको हम लोग ठोस कोण ही बोलते हैं, घन कोण ही बोलते हैं। इस कोण को, इस एंगल को हम नाम दे दिए डी ओमेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ठोस कोण है, इस ठोस कोण को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री एरिया के लिए है, एलिमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया डी ओमेगा। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, माना कि एस कोई बंद सतह है, क्लोज सरफेस है, इस जिसका एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ds वेक्टर है, इस क्लोज सरफेस के सेंटर ओ पर, केंद्र ओ पर आपका एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज प्लस क्यू है, जो प्लस क्यू चार्ज अब सेंटर से r डिस्टेंस के पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यहां पर pn एक अविलंब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन से, उसकी दिशा से थीटा कोण का निर्माण कर रहा है। अब यहां पर हमें निकालना होगा आवेश प्लस क्यू के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। ई वेक्टर को निकालना हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखिए, ये जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो रिजल्टेंट है ना, मतलब इसका कोई कंपोनेंट भी है, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। तो चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, हम पढ़े हैं कि फाई का वैल्यू हम जानते हैं ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर ds वेक्टर। तो यहां पर वेक्टर, अब चूंकि हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब कि यहां पर भी हम अगर इस ई वेक्टर को और इस ds वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ds कॉस थीटा के हिसाब से टूटेगा। तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम यहीं पर कंपोनेंट तोड़ लें ई कॉस थीटा का, इस नॉर्मल रिएक्शन पे, सॉरी ये जो नॉर्मल टू सरफेस है, अभिलंब है इस पर, या फिर हम अगर सिंपल में इसको डॉट प्रोडक्ट से ले जाते हैं तो वहां भी हमको तोड़ना पड़ेगा कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा के टर्म में जो फाइनल उसका होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर ds वेक्टर के लिए विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, राइट। तो यहां पर हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और यहां पर ये मैग्नीट्यूड इसका हम निकाल चुके हैं, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां पर हम इसको अलग कर सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू, यहां पर देखिए, सॉरी डी एच उठ गया, डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर हमारा जो Q है, चार्ज है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी चार्ज दिया गया वो चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, वो तो बदलना है नहीं। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है। इस एरिया वेक्टर जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये हर जगह आपका लाई कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस Q को एक जगह लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो ds है, ये ds आपका एलिमेंट्री एरिया को दिखा रहा है, अपॉन में आर स्क्वायर है। हमने पढ़ा था ओमेगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया का टर्म मिला है कॉस थीटा के साथ है, और यहाँ पर जो है आपका आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा टोटल का टोटल टर्म जो है ये बन जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा डी ओमेगा। ये जो फाई का वैल्यू निकला है, फ्लक्स का जो वैल्यू निकला है, ये फ्लक्स इस एलिमेंट्री एरिया के लिए है। लेकिन गॉस का थ्योरम इस एलिमेंट्री एरिया के लिए फ्लक्स नहीं निकालता, गॉस का थ्योरम इस टोटल फ्लक्स की बात करता है, मतलब इस क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरने वाली, इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका हमारा काम हो जाएगा। यहां पर हम दिखा सकते हैं कि चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, इसके लिए, इस डी ओमेगा के लिए अब लिखेंगे हम टोटल फ्लक्स में निकालना है, हो जाएगा कुल फ्लक्स, तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। अब जब ये टोटल फ्लक्स, ये एलिमेंट्री फ्लक्स है, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई। अब ये Q भी कांस्टेंट है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब आवेश का वैल्यू भी नहीं बदल रहा है इस क्लोज्ड सरफेस के लिए, और इसका वैल्यू तो किसी के लिए नहीं बदलेगा, 4 पाई इप्सिलॉन के लिए, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको ले लेंगे बाहर, तो Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को ले लिया बाहर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। अब जब इस डी ओमेगा जो सॉलिड कोण, एलिमेंट्री सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है, घन कोण है, अगर हम लोग इसका सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, उससे पृष्ठ के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर सपोज कीजिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये टूटे फूटे जो कंपोनेंट हैं अलग अलग, उनको हम एक जगह ऐड कर रहे हैं, जोड़ना। अगर हम लोग इस मार्कर के इस कैप को इंटीग्रेट करें, इसके एलिमेंट को जोड़ना शुरू करें, कंपोनेंट को, तो हमें अधिक से अधिक क्या मिलेगा, ये मार्कर मिलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इस डी ओमेगा जो आपका घन कोण का एलिमेंट्री घन कोण है, एलिमेंट्री सॉलिड एंगल है, अगर हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो उस टोटल जो सरफेस है, टोटल क्लोज्ड सरफेस के लिए ओमेगा का वैल्यू मिलेगा। और हमने जब सॉलिड एंगल की चर्चा की थी तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि ओमेगा मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगा ओमेगा मैक्सिमम का, अधिक से अधिक वैल्यू जो है सॉलिड एंगल का इतना ही होगा। तो यहाँ पर मतलब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो टर्म मिलेगा वो टर्म होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 4 पाई। अब ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, यहां पर आपको मिल गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये जो है यही है आपका गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम यहां से प्रूफ हो गया कब, जब एक चार्ज हो। अगर हमने कहा यदि बंद सतह के अंदर या बंद तल के अंदर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn आवेश हो, मतलब बहुत सारे आवेश हैं, तब क्या होगा, तो बहुत सारे आवेश हैं तो इनको, ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, इनको हम लोग ऐड करके एक चार्ज मान लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि फाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर तो एक चार्ज है, इस एक चार्ज के 1/ε0 गुना है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि 1/ε0 बाहर कर दिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn n तक, मतलब कि ये अब ये 1 2 3 n तक इंटीजर का कोई वैल्यू होगा। मतलब अगर हम फाई का वैल्यू निकालें तो यहां पर हमको मिलेगा 1/ε0 समेशन ऑफ Q इंटीजर 1 2 3 4 जहां तक हो, यहां पर लिखेंगे i का जो वैल्यू है ये 1 से लेकर के n नंबर तक, कोई नेचुरल नंबर तक जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया आपके गॉस थ्योरम का प्रूफ यही हो गया था, यहीं पर हो गया प्रूफ्ड आपका, क्योंकि जो गॉस ने स्टेटमेंट दिया था वो तो हमारा यहीं पर प्रूफ हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोग अपने से इमेजिन किए कि वहां पर अगर बहुत सारे आवेश उपस्थित हो तब हम क्या करेंगे, तब हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहां भी तो उनका स्टेटमेंट प्रूफ होता है ना कि यहां पर जितने भी आवेश उपस्थित हैं किसी बंद सतह के अंदर, अगर मान लीजिए कि 1 लाख आवेश उपस्थित है तो कोई अंतर नहीं है, हम 1 लाख आवेश को एक जगह जोड़ लेंगे और उस टोटल आवेश के 1/ε0 के बराबर हमारा फ्लक्स मिलेगा। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने एक बेलन ले लिया, सिलेंडर ले लिया कोई, ये हमने एक लिया, ये सिलेंडर है हमारा, सपोज कीजिए। अब ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, ये अगर देखा जाए हम लोग अगर इस ये जो कर्व है इसको अगर हटाएं तो ये एक सर्कल के रूप में मिलेगा आपको, ये पूरा का पूरा दोनों साइड। अब सपोज कीजिए कि एक इस पर जो एरिया वेक्टर है आपका वो इधर को है ds वेक्टर, और इस पर भी एरिया वेक्टर आपका जो है इधर को है ds वेक्टर। अब इसमें सपोज कीजिए कि ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, दोनों सेंटर लाइन से मिले हुए हैं अपने। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से इसमें इनकमिंग हो रहा है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका आउटगोइंग हो रहा है। ये हम इस पर भी कर सकते थे लेकिन हम यहां से कर रहे हैं ताकि स्पष्ट हमें पता चले। अब देखिए, हमें अब यहां से अगर निकालना हो हम निकालेंगे फाई इन, मतलब इनकमिंग फ्लक्स, और हमें जानते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स की जो साइन होती है वो साइन निगेटिव होती है। इनकमिंग फ्लक्स को हमेशा हम ऋणात्मक चिन्ह से दिखाते हैं, तो फ्लक्स इन इज इक्वल टू माइनस दे दिया हमने। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर्कुलर फॉर्म में है, तो किसी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ पर दे दिया पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो है ई, तो माइनस पाई आर स्क्वायर ई। अब हमें आउटगोइंग फ्लक्स की चर्चा करनी है, आउटगोइंग फ्लक्स देखनी है, तो यहाँ पर भी एरिया की बात है। तो चूंकि आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है, तो पाई आर स्क्वायर और फिर हो गया ई। अब यहाँ पर हम लोग टोटल फ्लक्स की जब बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर ई प्लस पाई आर स्क्वायर ई, टोटल 0। ओके, अब अगर सपोज कीजिए कि हम लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस पर इसका सेंटर यहाँ पे है, यहां से इसका रेडियस है r। सपोज कीजिए कि इस जगह पर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अंदर में एंटर किया। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कर्व के अराउंड में आउटगोइंग हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब यहां से शुरू किया ऐसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे बाहर गया। अब हमें इसका इनकमिंग फ्लक्स निकालना है, तो फाई इन, इनकमिंग फ्लक्स को हमेशा निगेटिव साइन से लेते हैं, यहां पर ले लिया माइनस, ये टोटल का टोटल टर्म, इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां पर हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर और ई। अब यहां पर समझने वाली चीज है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि अब ये जो कर्व के थ्रू निकल रहा है, मतलब क्या है कि ये अगर हम इसको ढक लें तो देखने से पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरा का पूरा इस एरिया से पास कर रहा है, इस एरिया को कवर कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा फाई आउट इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर ई। यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या हो गया आपका, माइनस पाई आर स्क्वायर ई प्लस पाई आर स्क्वायर ई, टोटल फ्लक्स हो गया आपका 0। अब हमारे पास एक और आपका फिगर है। सपोज कीजिए कि कोई क्यूब है, कोई क्यूब है, ये आपका क्यूब हो गया। ये क्यूब का एक्स एक्सिस हो गया, ये क्यूब का वाई एक्सिस हो गया, और ये क्यूब का जेड एक्सिस हो गया। एक एरिया वेक्टर यहां पे हो गया आपका डीएस, इसमें एरिया वेक्टर यहां से हो गया आपका डीएस, और एक एरिया वेक्टर यहां से भी गया आपका डीएस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए कि आपका इधर से एंटर कर रहा है और इधर से आउट हो रहा है, या फिर इधर से एंटर कर रहा है इधर से आउट हो रहा है। तो ये जिस एरिया से ये एंटर कर रहा है वो एरिया एक स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब वर्ग के रूप में है। तो यहाँ पर आपका अगर हम कहें कि फाई इन कितना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, क्योंकि इसका ए और ए साइड है, मतलब भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया इनकमिंग है माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए कि यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एंटर किया और यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर हुआ, ए स्क्वायर ई। अब यहाँ पर फाई आउट गोइंग की हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ ए स्क्वायर ई। तो यहाँ के लिए भी फाई टोटल अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा 0। अब सपोज कीजिए कि एक और जो है अर्धगोला है हमारे पास, इस तरह का शेप में है। यहाँ पर इसका सेंटर है और इस सेंटर से यहाँ पर जो रेडियस है वो हो गया r, और ये अर्धगोला इस तरह का है। अब इस अर्धगोले से आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फाई इन है, तो फाई इन इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होगा, ये तो जग जाहिर है, इसमें ज्यादा हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। निगेटिव के साथ आएगा इनकमिंग फ्लक्स, तो यहाँ पर हमने साइन दे दिया निगेटिव। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, सपोज कीजिए ये अगर कोई स्फीयर होता, पूरा का पूरा गोला होता, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरह का होता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जैसे ये गोला है, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक गोला है। अब अगर हम इस गोले से यहां से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है तो ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर वे में ना होगा, लेकिन अगर वहीं हम इसको ऐसे बीच से यहां से काट दें, सपोज कीजिए कि हमने इसको यहां से ऐसे करके काट दिया, तो अब यहाँ पर जो सर्कल मिल रहा है वो तो सेमी सर्कल मिल रहा है ना, आधा सर्कल मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका एरिया मिल जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर ई। तब आपका जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स आपका 0। अब ये तो हो गया कि आपका बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और फिर चला जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इसी तरह के सेमी स्फीयर में हम लोग कोई चार्ज रख दें, यहां पर कोई एक सेमी स्फीयर हो गया, सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया सेमी स्फीयर, यहां पर हमने कोई एक चार्ज रख दिया क्यू, यहां से इसका रेडियस r है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है या जो भी चार्ज किसी भी नेचर का है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, हमने कहा था कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में अगर चार्ज अवेलेबल हो, या गॉसियन सरफेस के अंदर में, गॉसियन पृष्ठ के अंदर में कोई चार्ज अवेलेबल हो, चार्ज हो, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ वैल्यू होगा, उसमें उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। इस थ्योरी को
हम लोग जानते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो हमें मिलेगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें चाहिए तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज, कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है, उसका विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसका ये भी जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एरिया से होकर के, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको नहीं लेना है, इस वाले इधर साइड के एरिया को नहीं लेना है, तो सेमी सर्किल हो जाएगा। हमको नीचे वाले एरिया को लेना है। इससे यहाँ पर चार्ज रखा है, ये ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड यहाँ पे, मतलब ये पूरा इस एरिया से होकर जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एरिया का वैल्यू होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक आपका सेमी स्फीयर है। अब यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है आपका, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर चूंकि रेडियस कैपिटल में है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैपिटल में लेंगे, क्योंकि यहाँ से दूरी तो सबका R कैपिटल ही है ना। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स में, मतलब फ्लक्स का वैल्यू जो है आपका बचेगा Q अपॉन 2 इप्सिलॉन। आपका हो गया यहाँ पर हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरह का दिया गया है, और ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर पर ये देखा जाए तो सेमी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर Q चार्ज रखा गया है और पूछा जाए कि यहाँ पर आपका फ्लक्स कितना हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जो आपका एरिया मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। ये इसे कैंसिल होगा 2 बार में, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ये इसका भी आपको फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग निकाल लिया आराम से। अब हमारे पास बचता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास है आपका गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना, तो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।